नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। और ये बिल्कुल आपके न्यू एग्जाम सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आपसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं एंट्रेंस का डीएलएड वाला, ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इससे पहले साइंस का एक प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा दिए थे। इसके अलावा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका था, प्लस में एक पीवाईक्यू क्वेश्चन हो चुका था। तो ये भी जाके आपसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए, आपसे क्लास करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है आपका क्लास तैयार करने के लिए। तो एक लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा वर्साई की संधि। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, वर्साई की संधि के द्वारा ही जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। अच्छा, वर्साई की संधि की बात किया जाए तो आप सबको पता है कि वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अच्छा, वर्साई की संधि क्यों किया गया था? आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चलता है, लगातार 4 वर्ष, ठीक है। तो जो आपका पहला विश्व युद्ध था, इसकी समाप्ति जो हुआ था वो वर्साई की संधि के ही द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। और जर्मनी पर कठोर ये संधि थोपी गई थी, और यही संधि जो है कि आगे फिर दूसरा विश्व युद्ध का कारण बना था, याद रखिएगा। और दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से लेके 45 तक चलता है दूसरा विश्व युद्ध, याद रखिएगा आप सभी। 1945 में जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद ये संधि समाप्त हो गया था और जर्मनी ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था और हिटलर ने अपने आप को गोली मार लिया था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, जो पेपर में आ सकता है प्रश्न। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा उर्वरक या खाद से जो है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक पदार्थ की दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये कह सकते हैं कि मिट्टी के लिए रासायनिक पदार्थ खतरनाक भी होता है, बट उपजाऊ तो बढ़ जाता है, बट ये खतरनाक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, बात किया जाए कि उर्वरक में क्या हो जाएगा, जैसे कि यूरिया होता है, सुपर फास्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, पोटास, ये प्रमुख आपका रासायनिक उर्वरक या खाद कह सकते हैं। आपसे उपयोग किए होंगे, यूरिया का उपयोग किए हैं जो कि आपका व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपसे। उसी प्रकार से बताया कि सुपर फास्फेट हो गया, ये सभी कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए, अगर मानस की बात किया जाए या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, जो एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कहां पर है? असम में है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी कि जो नंदा देवी आपका है ना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा यूके यानी कि उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है वो कहलाता है। देखिए, अगर मधुमक्खी पालन की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि यहां से 2 प्रश्न आपका बनता है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है तो वो आपका एपीकल्चर में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर अध्ययन के बारे में पूछा जाए तो वह आपका एपीकल्चर हो जाएगा, ठीक है, एपीकल्चर हो जाएगा। अगर वही जो पालन किया जाता है उस स्थान के बारे में यहां पूछा गया है तो इसे एवियरीज कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एप्लीकेशन पे न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे ऑल सब्जेक्ट का। यहां पर आपको मिलेगा क्या क्या? तो यहां आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा,
ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आप सभी जांच सके। यहाँ पर आपको पूरा थ्योरी क्लास करवाया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो बेस्ट कंटेंट के साथ में हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो आपसे मेरे साथ जुड़ के 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर सपना है सरकारी कॉलेज का तो आज से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम दिया गया है और कम समय में आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ के आपको एग्जाम को निकालना होगा। तो उसके लिए प्रॉपर ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी में आपको कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि बिहार के हर बच्चे इसको अफोर्ड कर सके। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दिए हैं। अन्यथा आपसे क्या कीजिएगा, सक्सेस योद्धा सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम जो है वो आपका सक्सेस योद्धा है। इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पे जाके, ध्यान दीजिएगा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और जो सपना आपसे देखे हैं टीचर बनने का उसको पूरा कीजिए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर है कि फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन जो है ये कब कर दिया गया था। देखिए सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो लाइक करके शेयर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम देखिए अगर फ्रांस की बात किया जाए तो यहाँ पर 1848 में जो है कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। अगर वहीं भारत में पूछा जाए तो भारत में याद रखिएगा इसका प्रावधान लाया गया था, यानी कि अधिनियम जो लाया गया था दास प्रथा उन्मूलन का, वो 1833 में लाया गया था। याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कि कह सकते हैं कि इसको समाप्त करने के लिए अधिनियम लाया गया था और पूर्णतः प्रतिबंधित जो कर दिया गया था 1843 में कर दिया गया था भारत में दास प्रथा को। याद रखेंगे आप सभी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1949 में पूरे विश्व से दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। अगला है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। बुर्जुआ क्रांति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, बुर्जुआ क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन में 7 है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था वो आपका स्वास्तिक था। याद रखिएगा आप सभी, क्या था, स्वास्तिक। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और नाजी पार्टी जो है ये किसका आपका पार्टी था, एडोल्फ हिटलर का। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि इसका प्रमुख नेता कौन था, हिटलर ही इसका प्रमुख नेता था नाजी पार्टी का। और ये नाजी पार्टी जो है ये आपका जर्मनी का प्रमुख राजनीतिक पार्टी था, जो कि 1920 से लेके 1945 की अवधि में ये सक्रिय था। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा कि 1933 में जर्मनी का चांसलर आपका हिटलर बना था। याद रखिएगा आप सभी, जर्मनी का चांसलर कौन बना था, हिटलर बना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एस्ट्रोलैब से किसका मापन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए इससे हम सभी अक्षांश बताने वाला को मापते हैं, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा कि एस्ट्रोलैब से किसका मापन होता है, तो अक्षांश बताने वाला का मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। अभी बताए थे, क्वेश्चन में 9 का राइट आंसर कीजिएगा। अच्छा यहीं से बताइएगा जो तापमान होता है, तापमान को हमसे किससे मापते हैं, पता है आप सभी को। तापमान को किससे मापते हैं, थर्मोमीटर से। किससे मापते हैं, थर्मोमीटर से मापते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, तापमान को थर्मोमीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 9 का राइट आंसर कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 1914 में आरंभ हुआ था और कब तक चला था, 1918 तक चला था। कितने वर्ष चला, 4 वर्ष चला था। याद रखिएगा। अच्छा ये युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था या तात्कालिक कारण पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंट, उसी की हत्या कर दिया गया था। इसी कारण से जो है कि ये युद्ध आपका प्रारंभ हो गया था। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक मित्र राष्ट्र के बारे में, एक धुरी राष्ट्र के बारे में, कि बताइए कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था। तो याद रखिएगा अगर मित्र राष्ट्र की बात किया जाए तो इसमें आपका रूस शामिल था,
उसके बाद एक आपका फ्रांस शामिल था, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद आपका ब्रिटेन शामिल था। इसमें याद रखिएगा आप सभी, कौन शामिल था? ब्रिटेन शामिल था। बात समझ गए आप सभी। अगर वही पूछा जाए कि केंद्रीय शक्ति में कौन था, देखिए केंद्रीय शक्ति में जो शामिल था वो आपका हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि ऑस्ट्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, और उसके बाद टर्की हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? टर्की। तो इतना सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिएगा जो आपके पेपर में आ सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि वर्साई की संधि कब हुआ था, तो वर्साई की संधि हुआ था 1919 में। पेरिस की संधि कब हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था 1963 में। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वियना की संधि कब हुआ था, तो वियना की संधि हुआ था 1815 में। इसको आप याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? देखिए, गुप्त संधि की नीति जो है आपका बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और बिस्मार्क जो है अपने युग में यूरोप का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अभी बताएं आपको, धुरी राष्ट्र, देखिए धुरी राष्ट्र, और वहां पर जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, वह केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरा विश्व युद्ध में ये धुरी राष्ट्र हो गया था, जो 1939 में शुरू होता है। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में समझिएगा सबसे पहले कि ये विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला था, याद रखिएगा आप सभी। कब तक चला था? 1945 तक चला था। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, 45 कर लीजिएगा, 1945 तक चला था। बात समझिए आप सभी। और यहाँ पर धुरी राष्ट्रों में जो शामिल नहीं था वो आपका सोवियत संघ शामिल नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए, सोवियत संघ आपका मित्र राष्ट्र में था। किसमें था? मित्र राष्ट्र में था, ना कि धुरी राष्ट्रों में। जबकि जर्मनी, जापान और इटली ये सभी आपका किसमें था? तो याद रखिएगा धुरी राष्ट्रों में शामिल था। बात समझ गए। देखिए, जापान जो देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में ये मित्र राष्ट्र में शामिल था, पर दूसरा विश्व युद्ध में ये आपका धुरी राष्ट्र में आके शामिल हो गया था। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल बात समझ गए। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो चीजें आपका क्लियर होगा। इस समय आपका धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? तो इस समय धुरी राष्ट्र में याद रखिएगा कि जर्मनी हो जाएगा, जो प्रमुख था जर्मनी देश। उसके बाद हो जाएगा आपका इटली, याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद याद रखिएगा जापान के बारे में, ठीक है। ये आपका शामिल था धुरी राष्ट्र में। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें हो जाएगा, प्रमुख था इसमें फ्रांस, याद रखिएगा फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी याद रखिएगा सोवियत संघ यानी कि रूस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इतना आपका मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा इसी प्रकार से। तो बात समझ गए आप सभी। और ये युद्ध शुरू होने का कारण क्या था? तो याद रखिएगा जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, इसी कारण से ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? देखिए, तिलका मांझी की बात किया जाए तो इसको फांसी दिया गया 1785 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। कब? 1785 ईस्वी में दिया गया था। और तिलका मांझी की बात किया जाए तो जन्म कब हुआ था इसका? तो याद रखिएगा जन्म होता है 1950 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा सुल्तानगंज, जो भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, जहां से जल उठा के देवघर जाया जाता है। तो वही सुल्तानगंज में एक गाँव था तिलकपुर गाँव, ठीक है, वहीं पर इसका जन्म होता है। और तिलका मांझी को हमसे किस नाम से जानते हैं? जबड़ा पहाड़ी कहते हैं, इसका उपनाम है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जबड़ा पहाड़ी जो है ये आपका किसका उपनाम है? जबड़ा पहाड़ी या जबड़ा पहाड़िया जो है ये किसका उपनाम है? तिलका मांझी का है। और इसको फांसी जो है कहाँ दिया गया था 1785 में? तो भागलपुर की तिलका मांझी शहर में दिया गया था, पेड़ से लटकाकर। अगला है कि बीज उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी फार्मिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? फार्मिंग प्रणाली कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि व्यवस्था जो है ये आपका फार्मिंग प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, अगर चावल का प्रमुख उत्पादक की बात किया जाए तो ये आपका चीन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
चीन पहले उत्पादक में प्रथम स्थान पे आता है और दूसरा स्थान पे अपना भारत देश आता है, याद रखिएगा आप सभी, चावल के उत्पादन में। बात समझे, भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है, जबकि पूरे विश्व का खाद्य फसल क्या है? गेहूं हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? गेहूं पूरे विश्व का, जबकि भारत का खाद्य फसल चावल है। बात समझे। अच्छा, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है? तो पता है आप सभी को, पश्चिम बंगाल करता है। कभी तमिलनाडु आगे हो जाता है, कभी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। इसमें घोर आपका कंपटीशन है, बट मुख्य रूप से आप याद रखिएगा हर बुक में आपको पश्चिम बंगाल ही मिलेगा। चले अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दालों में से कौन सी मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती है? याद ध्यान दीजिएगा आप सभी, नहीं करने की बात किया गया है। देखिए, मूंग करती है, चना भी करती है और मटर भी करती है। अगर ये सभी फसल का उपजाऊ कीजिएगा ना तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ता है, जबकि अरहर से नहीं बढ़ता, याद रखिएगा आप सभी। अरहर का पौधा जो होता है बहुत बड़ा होता है और अरहर का पौधा हम काट देते हैं, ठीक है, जबकि मटर, चना, मूंग के पौधे की बात किया जाए तो ये बहुत पतला और महीन होता है, जो कि कह सकते खेत में गल सड़ के खत्म हो जाता है। और इन पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, एक जीवाणु जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो क्या पाया जाता है? राइजोबियम। किसमें? मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल चावल हो जाएगा, जबकि गेहूं, चना, मटर ये सभी आपका रबी फसल का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा फसल हो जाएगा? रबी। चावल क्या है? खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे खरीफ फसल में आप याद रखिएगा कि खरीफ फसल में जो होता है वो आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और मूंग हो गया, ये सभी खरीफ फसल है। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक है। इनमें से कौन सा एक पेय फसल है जो भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय, याद रखिएगा। देखिए, चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम करता है और असम का गुवाहाटी करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और सबसे अच्छे किस्म की चाय का उत्पादन दार्जिलिंग की पहाड़ी में किया जाता है। अरेबिका किस्म की कॉफी निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? देखिए, अरेबिका किस्म की कॉफी की बात किया जाए तो ये आपका लाई गई थी यमन से, याद रखिएगा आप सभी। कहां से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। एक व्यक्ति था बाबा बुदन, याद रखिएगा, जब मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया था तो वहीं से जो है कि कह सकते हैं कि इसका बीज को लाया गया था चोरी करके, याद रखिएगा आप सभी। अरेबिका बीज को लाया गया था चोरी करके या तस्कर के द्वारा लाया गया था, बात समझे आप सभी। और ये कह सकते हैं कि एक कानूनी अपराध है, वहां से बीज नहीं ला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और पहली बार कह सकते हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ी में अरेबिका किस्म की कॉफी लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो देखिए, भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं हम सिर्फ मक्का का, याद रखिएगा। चारे मतलब कि गाय भैंस को खिलाने के लिए, और मक्का आदमी भी खाता है, तो याद रखिएगा भोजन और चारे के रूप दोनों में प्रयोग करते हैं। देखिए, मक्का जो है ये उष्णकटिबंधीय फसल होता है और इसके लिए अनुकूल तापमान जो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा 60 सेमी से, याद रखिएगा आप सभी, वर्षा 60 सेमी से लेके 120 सेमी के बीच में वर्षा होना चाहिए मक्का उत्पादन के लिए। अगला है कि यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, हेमरस्क जोल्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था? याद रखिएगा नॉर्वे का था त्रिगवेली, याद रखिएगा आप सभी। क्या नाम था उसका? त्रिगवेली इसका नाम था, ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखिएगा। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो 2017 में ही बना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात किया गया है तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा आप सभी। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। चलिए अगला है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के कितने राष्ट्र थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 42, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कितने? 42 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता बहाल की थी इसने फिर से। तो याद रखिएगा आप सभी, ये कौन सा हो जाएगा? वियना की संधि, ध्यान देंगे आप सभी। कौन सी संधि के द्वारा? वियना की संधि के द्वारा। अच्छा, आपसे ये बताइएगा हमको
कि फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, आपको ये बताना है। बताएं आप सभी को। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और यही कारण था कि 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। हंटर आयोग कमेटी का गठन किया जाता है जांच के लिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? आसान प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, 3 फरवरी 1928 को आया था। देखिए 1927 में ही इस कमेटी का गठन किया गया था और 1928 में भारत आया था और इसमें एक भी भारतीय नहीं रहने के कारण इसका जोर शोर से विरोध किया गया था और इसी विरोध में कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय जी मारे जाते हैं। अल्लूरी सीतारामैया राजू कौन थे? देखिए अल्लूरी सीतारामैया राजू जो थे ये कौन थे आपका, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नेता थे, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नेता थे। अगला है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? देखिए इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये आपका 1838 के अप्रॉक्स में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये सभी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में, डायरेक्ट फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू 1870 के दशक में कर दिया गया था। कब? 1870 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ठीक है, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो इसका राइट आंसर होगा बहुमंजिली प्रकार की इमारत थी। बस यही याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोध कानून पारित हुआ था? तो देखिए धुआं निरोध कानून पारित हुआ था 1863 में। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो 1863 कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और 1863 में कह सकते हैं कोलकाता को धुआं रहित बनाने के लिए कानून लाया गया था। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना है आपसे को कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के सेशन में कुल आपको 30 प्रश्न हम सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट करवाए जो अति महत्वपूर्ण था और आपके एग्जाम सिलेबस पर हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आप सभी जितने अभी क्लास देंगे उसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्लास अभी आपका PYQ वेस्ट होने वाला है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के आधार पर अभी क्वेश्चन आपको हम देंगे। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा और आसपास का प्रश्न पढ़ के जाइएगा तो आराम से प्रश्न करके आइएगा आप सभी, ठीक है। तो ये क्लास आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।